प्रदेश में लंबी लंबी फेंके, इसी का नाम है नरेंद्र मोदी। में जो जितना लुच्चा उतना उच्चा 24 घंटा झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोलता है। तो ये झूठलर भारत में पैदा नहीं लेता। अन्ना हजारे मुजरा गा रहा है, कहां है, किस बिल में छुपा है? डरपोक, कायर, बुजदिल, गोरे अंग्रेजों के दलाल, मुखबिर। चूंकि एजेंडो ने कहा फूट डालो और राज करो, अखंड भारत को खंड खंड किया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान बना दिया। यही वही लोग हैं। गृह मंत्री खुद तारीफ पा रहे हैं। अरे भैया, मैं अगर प्रधानमंत्री बनूंगा तो मैं अपने आप को बरी नहीं कर लूंगा। तो ये कल भी देश का गद्दार था, आज भी देश का गद्दार है और कल भी देश का गद्दार रहेगा। ये जज लोया हत्याकांड की फाइल खुलेगी, सारी हवा में दिखेगी। 2014 में एक परिवर्तन की आंधी चली थी। पूरे देश में इस तरह से माहौल बनाया गया था कि भाजपा सरकार आने के बाद सुरक्षा का मामला हो, बेरोजगारी का मामला हो, महंगाई का मामला हो या फिर सीमा सुरक्षा की बात हो, इन सारे सवाल का जवाब भाजपा सरकार के मैनिफेस्टो में मौजूद था। एक उम्मीद थी लोगों को कि सरकार के आने के बाद परिवर्तन आएगा। बार बार ये सरकार मंच से अपने नारों में ये लगातार कहती रही है कि हमारी सरकार आएगी तो ब्लैक मनी वापस आएगा। इन तमाम मुद्दों को लेकर आज सरकार बैकफुट पे नजर आ रही है या फेल नजर आ रही है। अब इन दिनों लगातार इतिहास को लेकर दो धारा में लोग बटे हुए नजर आ रहे हैं, इतिहासकार हो या आम लोग हों। आज हमारे साथ पंकज श्रीवास्तव हैं। पंकज श्रीवास्तव देश के प्रवक्ता है। देश के प्रवक्ता इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये आम लोग, युवा हो, किसान हो, बेरोजगार हो, ये आम लोगों की आवाज बनकर बहुत मुखर तरीके से सरकार तक अपनी बात पहुंचाते हैं, देश को अपनी बात पहुंचाते हैं। चाहे सरकारी योजना हो, सरकारी सिस्टम हो या सरकार की नीति, उस पूरे मुद्दे को हमेशा बहुत मुखर तरीके से बोलते हुए आए हैं। पंकज जी, महंगाई, बेरोजगारी, सुरक्षा, इन तमाम मुद्दों को लेकर अभी लोग जूझ रहे हैं। किसान सड़क पे हैं सालों से, तकरीबन 11 महीने से। लेकिन अब तो इतिहास को लेकर पिछले दिनों से इतिहास को लेकर जिस तरह से छेड़खानी हो रही है या दो धारा में लोग बटे हुए हैं, वो देखा है आपने। गृह मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, रक्षा मंत्री ने पिछले दिनों साफ लफ्जों में कहा है कि सावरकर ने माफी मांगी है तो वो देश के लिए मांगी थी माफी। देखिए, घाट घाट पर वाणी बदले, कोस कोस पर कपड़ा, हर प्रदेश में लंबी लंबी फेंके, इसी का नाम है नरेंद्र मोदी। देश ने देखा है, मोदी जी कोई महान नेता नहीं है। वो आत्मविश्वास से लबरेज होकर देश की आवाम के आंखों में मिर्ची झोंककर बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। तो पूरा देश ने ही नहीं, पूरा विश्व ने देखा है। मोदी जी एक ऐसे नेता का नाम है, जैसे सत्य बोलने के लिए राजा हरिश्चंद्र को जाना जाता है, झूठ बोलने के लिए नरेंद्र मोदी को जाना जाता है। अगर हिटलर की अंत्येष्टि सही से जर्मनी में की गई होती तो ये झूठलर भारत में पैदा नहीं लेता। ये 5 लाख का बूट, 10 लाख का सूट, 1.5 लाख की घड़ी, 1.5 लाख का चश्मा पहनकर 24 घंटा झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोलता है। जब तक आप उनकी एक झूठ को पकड़ेंगे, वो दूसरी झूठ फेंकते हैं, फिर तीसरी झूठ फेंकते हैं, फिर चौथी झूठ फेंकते हैं। जब तक आप उनकी झूठ को पकड़ेंगे, तब तक जैसे पहले के राजा महाराजा भान रखते थे, वैसे ही आजकल देश के दलाल मीडिया के ये जो पत्रकार हैं, किलर पत्रकार, जो आतंकवादियों से भी 1000 गुना ज्यादा खतरनाक हैं। आतंकवादी एक जगह घटना को घटित कर सकता है और हमारे देश के ये जो अंबानी, अडानी, पौने 2 आंख वाला बाबा रामदेव, और आपने सूरदर्शन चैनल के भी देखा होगा, उनको कैसे पिस्टल लेके जाता है, ये पत्रकारों का काम है। कल मैं देख रहा था, कल क्या, मैं बराबर देखता हूं, पत्रकार ऐसे उछलते कूदते बोलता है किसी ऐसे मुद्दे पर जैसे मानो कहीं किसी ने कुत्ते की पूंछ पर लात रख दिया हो, उनके पिछवाड़े में मिट्टी का तेल डाल दिया हो, सांप के बिल में गर्म पानी डाल दिया हो। ऐसे उछल उछल कर झूठ को सच में परिवर्तित करने का काम करता है। देश को गुमराह करने की कोशिश करता है, देश को जलाने की कोशिश करता है, देश को बांटने की कोशिश करता है। पिछले दिनों जैसे
पिछले दिनों महिला एक पत्रकार है, जानी मानी पत्रकार है, वो अपने शो पे कहती हैं कि मैं किताब लेकर बैठी हूँ, कोई हवा में बात नहीं कर रही हूँ, आज मुझे इतिहास की क्लास लेनी पड़ रही है। बिल्कुल, इतिहास किसे कहते हैं ये इन पत्रकारों को पता ही नहीं है। इनको तो भूगोल की भी किताब लेके बैठनी चाहिए, इनको तो सारी किताबें एक साथ रखनी चाहिए। आप समझिए, एक वही रूबिका लियाकत नहीं है जो तालिबान के मुद्दे पर तालिबान जाने का टिकट का पैसा दे रही थी, तो अर्नब गोस्वामी को क्यों नहीं दिया? पौने दो आंख वाला कानिया लाला हरामदेव को क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं दिया? ये दाहा में जब मिल रहे थे इनके पापा, तो उनको क्यों नहीं बोला कि आप जाओ तालिबान? आप समझिए, सारे पत्रकार, जो भारत का लुटेरा जिसने भारतीय बैंकों में डकैती डाला, उसके चैनल पर मैं एक खास कार्यक्रम देख रहा था, जी न्यूज पर। अमन चोपड़ा जी शो का संचालन कर रहे थे। उसमें 6 गेस्ट के तौर पर लोग बैठे थे। तनवीर अहमद जेडीएस के, कपिल कुमार जाने माने इतिहासकार, महेश तिवारी शिवसेना से, संगीत रागी जो आरएसएस के समर्थक हैं, आरएसएस की विचारधारा के मानते हैं, वो भी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर बैठे थे। गौरव भाटिया भाजपा के प्रवक्ता बैठे थे। अब्दुल रजाक खान इंडिपेंडेंट राजनीतिक विश्लेषक बैठा था। और ऐसे बंद कमरों में जैसे मदारी कहीं बाजार लगाता है, राख को मंजन बना के बेचता है, रस्सी को सांप बनाकर दिखाता है, और उसके ही ग्राहक होते हैं, अपने ही लोगों से ताली बजवाता है, बाकी लोगों से बजवाता है। ऐसे टीवी चैनल आजकल ये काम करता है। सावरकर पर शो चल रही थी कि सावरकर 1857 का नायक था, और वो कह रहा था अमन चोपड़ा कि उनके जो इतिहास है उनको बदलने के लिए कांग्रेस ऐसा कर रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि हमने रामायण महाभारत देखी है, रामायण देखी है, वो हमारा धर्मशास्त्र है, और उस धर्मशास्त्र में यह बताया कि सुभद्रा जब गर्भवती थी, अर्जुन से चक्रव्यूह के बारे में सुन रही थी, उनको नींद आ गया, तो चक्रव्यूह में घुसने का और 6 गेट तोड़ने का ही सुन पाई, तो अभिमन्यु सुन पाया, 7वां नहीं सुन पाया। महाभारत में आपने लास्ट योद्धा कौन था? अभिमन्यु था। और सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को हुआ। 1857 का सिपाही विद्रोह 10 मई 1857 को हुआ। तो आप बताइए कि 26 साल पहले, 26 साल 18 दिन पहले कैसे वो नायक बन गया? जिस आदमी का जन्म नहीं हुआ, जो आदमी गर्भ में नहीं था, वो आदमी 1857 का नायक कैसे बना? पहली बात। दूसरी बात, माफी वीर, डरपोक, कायर, बुजदिल, गोरे अंग्रेजों के दलाल, मुखबिर, जिसको 60 रुपया महीना पेंशन लेता था गोरे अंग्रेजों से। गोरे अंग्रेज का इनका जीजा फूफा रिश्तेदार लगता था। कौन क्यों देता था? आप बताइए। आप हमें देश को बरगलाने की कोशिश की जा रही है। रक्षा मंत्री उसी पे तो बोल रहे हैं कि ये देश के लिए उन्होंने कहा, गांधी के कहने पर उन्होंने माफी। अरे भैया सुन तो लीजिए, ये लोग देश की आजादी में और आधुनिक भारत जो अभी वर्तमान में भारत है, उस भारत को बनाने में इनका कोई योगदान नहीं था। जिस श्यामा प्रसाद मुखर्जी की ये बात करते हैं, जिस गोडसे को ये पूछते हैं, जिस सावरकर की ये बात कहते हैं, पहले तो आप सावरकर पर आइए। मैं सब पूरा पुलिंदा बताऊंगा आपको कि सावरकर कौन था। सावरकर जिसने गोरे अंग्रेजों से माफी मांगी, माफी वीर हो गया। इनका नाम विनायक दामोदर सावरकर था। इनके पिता का नाम दामोदर पंत सावरकर था। इनकी माता राधाबाई। इनका जन्म 28 मई 1883 को हुआ। जब प्रधानमंत्री जी 26 मई को 2014 को शपथ लेते हैं, तो 28 मई को देशद्रोही, माफी वीर, जो देश की आजादी के समय देश के जो क्रांतिकारी थे उनके खिलाफ गोरे अंग्रेजों से दलाली करते थे, मुखबिरी का इनाम लेते थे, उसके बारे में बताया जा रहा। उनके सामने मोदी जी ने मत्था टेका। कितने शर्म की बात है। आज अगर देश के क्रांतिवीर, क्रांतिकारी योद्धा
जिंदा होते तो उन्हें कितनी ये होती, मन को ठेस पहुंचता। आप समझिए, ये देश के महापुरुषों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इनकी इनके इनकी जो ये हुई भाई, इनके बेटे थे गणेश उर्फ बाबा राव, नारायण दामोदर, 2 बेटे थे। बहन इनकी नैनाबाई, पत्नी का नाम यमुनाबाई। इनका जन्म हुआ भाग्यपुर में, जिला नासिक, जो बंबई प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था। ये मित्र मेला नाम से संगठन चलाते थे। बाद में इस संगठन का नाम अभिनव भारत हो गया। ये नास्तिक थे, ये धर्म पर विश्वास नहीं रखते थे। नास्तिक और आस्तिक, आस्तिक वो होता है जो किसी भी धर्म को मानता है, भगवान को मानता है, ये नास्तिक था। 1906 में एक घटना है, जब महात्मा गांधी ये गए वहाँ थे ब्रिटेन में, तो ये 1906 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मुलाकात लंदन में हुआ। ये चित्पावन ब्राह्मण हैं, ये बाहर के देशों से आए हुए हैं, आप समझिए। तो जब इनकी मुलाकात इंडिया हाउस में होती है, तो ये पॉर्न यानी झींगा मछली तल रहा था। महात्मा गांधी जी से जब इसने कहा, महात्मा गांधी जी मांस मंदिरा का सेवन नहीं करते थे, तो सावरकर ने मजाक किया था कि जो गोश्त नहीं खाएगा वो आजादी की लड़ाई कैसे लड़ेगा। द आरएसएस आइकॉन्स ऑफ इंडियन राइट लिखने वाले नीलांजन मुखोपाध्याय की किताब में ये बात लिखी हुई मिलती है। 13 मार्च 1910 को जब लंदन से सावरकर को भेजा जा रहा था, फ्रांस के मार्सिलेस जैसे ही जहाज पहुंचा, सावरकर भागने का असफल प्रयास किया, फ्रांसीसी सरकार के द्वारा पकड़ लिया गया। 1910 में माफीवीर, कायर, बुजदिल, डरपोक, गोरे अंग्रेजों के दलाल मुखबिर सावरकर को जैक्सन, जो वहां का नासिक का कलेक्टर था, उसकी हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। आरोप था कि जो उन्होंने पिस्टल भेजी थी अपने भाई को, वहां रहते ही भेजी थी। 32,778 अभियुक्त संख्या, 13.5 गुना 7.5 फीट की कोठरी नंबर 52 में इनको रखा गया था। अंडमान में सरकारी अफसर बग्गे में घोरों की जगह, जो लोग आज़ादी के दीवाने होते थे, जो क्रांतिकारी होते थे, उनको घोड़े की जगह लगाया जाता था। इनको कुनैन दी जाती थी, पीनियल सूप दिया जाता था, गालियां दी जाती थी। 50 साल उम्र कैद की सजा, 50 साल की सजा का निर्धारण हुआ था। 11 जुलाई 1911 को माफीवीर सावरकर अंडमान जेल गया। 29 अगस्त को 1911 को पहली चिट्ठी इसने लिखी थी। 1913 में एक दया याचिका दाखिल की, जिसमें माफीवीर, डरपोक, बुजदिल, कायर, देशद्रोही सावरकर ने जिक्र किया अपने साथ हो रहे तमाम सलूकों के बारे में, और अंत में लिखा, गोरे अंग्रेजों को से कहा, हजूर, मैं आपको फिर से याद दिलाता हूं कि आप मेरी 1911 में भेजी गई मेरी दया याचिका पर पुनर्विचार करें। मेरी दया याचिका पर विचार करें। 1906-1907 की नाउमीदी और उत्तेजना से भरे वातावरण ने हमें तरक्की के रास्ते से भटका दिया। वीर सावरकर अपनी दया याचिका में लिखता है, अगर अंग्रेजी सरकार हमें माफ करती है तो जो ब्रिटेन की सरकार के द्वारा जो संविधान है, उस संविधानवादी विकास का हिस्सा बनूंगा। यह सिलसिला लगातार चलता रहा। 1911 में पहली चिट्ठी लिखी, 1913 में दूसरी चिट्ठी लिखी, 1914 में तीसरी चिट्ठी लिखी, 1918 में चिट्ठी लिखी, 1920 में लिखी। 30 मई और 31 मई 1919 को पत्नी और छोटे भाई से मिलने की इजाज़त अंग्रेजी हुकूमत यानी गोरे अंग्रेजों ने सावरकर को दी। 2 मई 1921 को अंडमान जेल से महाराष्ट्र जेल स्थानांतरित किया गया। 9 साल में 6 बार इसने चिट्ठी लिखी और अंग्रेजों से माफी मांगी।
वीरेंद्र घोष जी की जो किताब है उसमें साफ लिखा हुआ है, जब क्रांतिकारी लोग जेल में थे तो सावरकर से जब कहा जाता था तो हाँ भरता था, जब सरकार के विरोध करने का टाइम आता था तो वो पीछे हट जाता था। 15 दिन पर जेल के कैदियों का वजन होता था, जो इनका वजन 112 पाउंड था, मात्र 15 दिन में 14 पाउंड बढ़कर 126 पाउंड हो गया। माफी वीर डरपोक सावरकर वायसराय लिथिको के साथ लिखित समझौता किया कि किसी भी राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा नहीं लेंगे, रत्नागिरी के जिला कलेक्टर की बगैर अनुमति के जिला के बाहर नहीं जाएंगे। लास्ट में 6 जनवरी 1924 को गोरे अंग्रेजों ने देश के दलाल जो क्रांतिकारियों के खिलाफ गोरे अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी करता था, माफी वीर डरपोक कायर बुजदिल सावरकर, देशद्रोही सावरकर को शर्तों के साथ छोड़ा। शर्त यही थी कि गोरे अंग्रेज और सावरकर दोनों का एक ही उद्देश्य था, गांधी, नेहरू और कांग्रेस देश की आज़ादी में उनकी भूमिका थी और मुसलमान का विरोध करना। चूंकि एजेंडों ने कहा फूट डालो और राज करो, उसी एजेंडे को लागू किया सावरकर ने। सावरकर की आइडियोलॉजी उसी दिन से हिंदू महासभा और रॉयल सीक्रेट सर्विस देश में नफरत फैलाती है। आप कहते हैं इसे भारत रत्न मिलना चाहिए, इनका ये योगदान है। मैं एक और बड़े पत्रकार को देखा, सूट बूट में आते हैं, कोट पैंट में आते और अपना जमीर बेच डालते। वो कहते हैं कि सावरकर पर हत्या का आरोप लगा लेकिन बरी कर दिए गए। सुकरात को जब सजा दी गई उसके बाद जजों ने क्या कहा? राफेल की जो जांच की फाइल थी, रंजन गोगोई भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सांसद बनाए जाने के कारण राफेल पर बताया ही नहीं, देश से गुद्दारी की। आप बताइए इसका क्या मतलब कि राफेल का घोटाला नहीं हुआ? तो सावरकर ऐसे व्यक्तित्व का नाम है जो देश की आजादी के समय गोरे अंग्रेजों की मदद करता था। दूसरे इनके आइकॉन हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी। 1941 में बंगाल प्रांत में सरकार बनाई मुस्लिम लीग के फजाहुल हक के साथ, धर्म के आधार पर विभाजन की बात की। यह वही सावरकर है जो 1937 में अहमदाबाद के अधिवेशन में द्वि राष्ट्र के सिद्धांत को पारित किया। यह वही श्यामा प्रसाद मुखर्जी है जो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को चलने की बात की। आरएसएस के लोग और हिंदू महासभा के लोगों ने भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया। गोरे अंग्रेजों ने इनको इनाम स्वरूप गार्ड की नियुक्ति की। यह वही श्यामा प्रसाद मुखर्जी है जो 1943 में गुलाम हुसैन अब्दुल्ला खां और जिन्ना के साथ सिंध प्रांत में सरकार बनाई, धर्म के आधार पर विभाजन की बात की। यह वही श्यामा प्रसाद मुखर्जी है। और सावरकर के लोग हैं, हेडगेवार के लोग हैं, गोडसे के लोग हैं, जिन्होंने अखंड भारत को खंड खंड किया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान बना दिया। ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं जो आज़ादी के बाद भी अपने कार्यालयों पर तिरंगा झंडा नहीं फहराया, तिरंगों को पैरों से रौंदा। ये वही लोग हैं जिन्होंने बाबा साहब अंबेडकर का पुतला जलाया। अगर देश की आजादी के समय अगर इनको देश का गद्दार और देश का द्रोही कहा जाता तो इनकी 7 पुश्तें क्या आजीवन ये देशद्रोही के जो आरोप लगते तो ये धुल नहीं पाते। लेकिन हमारे देश के जो क्रांतिकारी थे, जो आधुनिक भारत के निर्माता थे, जो भारत के निर्माणकर्ता, शिल्पीकार, जिन्होंने देश को आजादी कराई, उन्होंने कभी इन गद्दारों को, इन देशद्रोहियों को, ये गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिरों को देशद्रोही नहीं कहा। नहीं तो इनकी हिम्मत नहीं थी कि आज तक ये अपने पाप को नहीं धो पाते। वैसे पापी नरकी लोगों को, एक कहावत है गांव में, जो जितना लुच्चा उतना उच्चा। क्या योगदान है। और उसकी मैं आपको चिट्ठी दिखाता हूं। ये चिट्ठियां देखिए कि लिखा है, लिखित दस्तावेज सभी जगह मौजूद हैं।
आप उस पर बात कीजिए, बात उस पर नहीं की जाती। एक ऐसे लोगों को देश देख रहा है, देश देख रहा है, जो आदमी कैसे कैसे लोगों को, आप गृह मंत्री की बात कहते हैं, गृह मंत्री खुद तारी पार है, समाज में आ रहे लायक उस नहीं पे है। उस पे आ रहे हैं। दूसरा 24 वर्षीय सुनिए ना आ रहे हैं, भैया, आ रहे हैं, सुन उसी तो पे आ लीजिए, रहे हैं। मैं वही तो कह रहा हूं। एक प्रमाणिक बंगाल से आते हैं, उन पर कई संगीन मामलों में मामला दर्ज है, मानव तस्करी करने का आरोप है, गहना जेवर की दुकानों में डकैती डालने का आरोप है। आपको नहीं मोदी ने दिखता? तो बरी किया ना। अरे भैया, चांदी के जूते में शक्ति होता ना। आप क्या कहना चाह रहे हैं? फ्रांस में जो राफेल पर जांच हो रही है, हमारा सुप्रीम कोर्ट बरी कर दिया, उसको फाइल को दबा दिया कि है ही नहीं मामला, राफेल में चोरी हुई नहीं, चौकीदार को आप चोर नहीं कह सकते। तब फ्रांस वालों को भी सवाल भेज देंगे। जांच पे सवाल उठा रहे हैं। सवाल उठता नहीं है क्या? सुकरात के समय जो, मतलब गृह मंत्री को बरी किया गया उस पे अरे भैया, मैं अगर प्रधानमंत्री बनूंगा तो मैं अपने आप को बरी नहीं कर लूंगा। आज अगर अडानी, सावरकर को जो बरी किया गया है, सावरकर को बरी किया गया, कौन लोग थे? हत्या का जो आरोप लगा था सावरकर के ऊपर, गांधी का बिल्कुल। हत्या का आरोप, साजिश का, तो गोडसे किसके साथ रहता था? अरे ये भैया, साजिश का आरोप इनके ऊपर, सावरकर कोई के ऊपर साजिश का आरोप वाली बात नहीं है। आप समझिए, सदियों पुरानी परंपरा है, बहुसंख्यक जो लोग होते वो हावी होते। उस समय जो इनके लोग थे, आप समझिए, इनको बरी कर दिया होगा। मैं तो बरी नहीं कर सकता इस देशद्रोही अंग्रेजों के दलाल और मुखबिर सावरकर को। यह कल भी देश का गद्दार था, आज भी देश का गद्दार है, और कल भी देश का गद्दार रहेगा। यह देशद्रोही सावरकर है। लेकिन गृह मंत्री तो साफ तौर से कह रहे हैं कि उनके योगदान को, जो पिछली सरकारें थी, मतलब साफ तौर से कांग्रेस की तरफ इशारा है, जो पिछली सरकारें थी उनके योगदान को उनको हक नहीं दिया गया। जो योगदान उन्होंने देश के लिए दिया है वो हक नहीं दिया गया। जिस अंडमान की बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि तो हवाओं में भी इनके योगदान को मतलब सबूत दिया। गृह मंत्री कह रहे हैं साफ तौर से कि इनका योगदान तो हवाओं में भी दिख रहा है। हवा में तो तब दिखेगा जब जज लोया हत्याकांड की फाइल खुलेगी, सारी हवा में दिखेगी। आप बताओ ना, आप गृह मंत्री बन गए, देश की भोली भाली जनता को बरगलाकर विश्व की तमाम शक्तियां, बिलियन माइंड्स और स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन में फंडिंग की, जिसके फाउंडर मेंबर अजीत डोभाल हैं, वो अन्ना हजारे कहां है? आप बताओ ना। जो 7 साल पहले रामलीला मैदान में आंदोलन करने वाला अन्ना हजारे मुजरा गा रहा है, कहां है? किस बिल में छुपा है? आज देश में महंगाई के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, महिला अत्याचार के मुद्दे पर, सरहदों की सुरक्षा के मुद्दे पर, आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे पर कहीं बोलता है? वो 2.25 आंख वाला लाला हरामदेव, किरण बेदी कहां है आज? कहां है जनरल बीके सिंह, जो फौज का पैसा और अपने ही देश के खिलाफ खर्च कर रहा था, आज मंत्री बनकर बैठा है? कहां है? आप बताओ। अरे सुरक्षा से याद आया पंकज जी, अब तो आर्मी चीफ ने भी एक्सेप्ट किया है इस मामले को लेकर कि लद्दाख में चीनी सेना मौजूद है। भाई, अभी वीडियो वायरल हो रहा है ना, इसकी लंबी वृत्तांत है। जब आप किसी दूसरे दिन लेंगे, आधे घंटे की बात है, मैं पूरी देश की आवाम को बताऊंगा कि जब से मोदी सरकार आई तब से भारत कमजोर हो गया। तापिर गांव ने लोकसभा में अंतरात्मा की आवाज पर लोकसभा चुनाव से पहले बोला था कि अरुणाचल में चाइना ने गांव बसा लिए, उस पर बात नहीं हुई। सिक्किम में, लद्दाख में, और गलवान का भी देखा होगा हाल। तो ये पॉइंट टू पॉइंट जो बात करने में टाइम लगेगा, उसका तथ्यात्मक मैं आपको अगले इंटरव्यू में जब कभी आप लेंगे तो मैं सारी ब्यौरा बताऊंगा कि जो चाइना, चाहे वो गलवान हो या उत्तराखंड के 2-2 जगह घर घुसकर 5 किलोमीटर अंदर घुसकर पुल तोड़कर चला जाता है। आप समझिए, हमारे फौजी भाइयों को घायल करने का वीडियो वायरल हो रहा है, और प्रधानमंत्री जी उत्सव मनाने में लगे हैं। प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बताने में लगे हैं। प्रधानमंत्री जी अपने ही देश के नेताओं पर साजिश के तहत फंसाने का काम, चुनाव प्रचार करने, ये विनाशकारी प्रचार मंत्री है। अब ये हमारे साथ थे पंकज श्रीवास्तव, जिन्होंने अभी चूंकि देश में इस वक्त
इतिहासकार दो धारा में बटा हुआ, ऐसा कहा जा रहा, माना जा रहा है, चूंकि टीवी चैनल पे बैठ के जिस तरह से इतिहास को गढ़ा जा रहा है या समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, उस सच्चाई को या उस गढ़े हुए इतिहास को जो इतिहासकार हैं एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। कैमरामैन आशीष ठाकुर के साथ मैं जसीम उल हक, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।